Hello everyone. So this is the second video of class 12 physics chapter first. So we have seen in previous video that how we induced charge in a particular object. किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में. Suppose this is let's revise it what we have seen in previous video. Suppose this is an object. अगर मुझे इसको नेगेटिव चार्ज करना है या पॉजिटिव चार्ज करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा. अगर मुझे सपोज नेगेटिव चार्ज करना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. सिमिलरली अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसमें से मैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनको रिमूव कर दूंगा. तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंडक्शन के थ्रू हम इसमें से इसको चार्ज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव. सो जो मेथड थी वो वुलन क्लॉथ से वुड को रब करने वाली वो इंडक्शन मेथड होती है. सो हमने देखा था कि किस प्रकार किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं. अब कुछ लोगों के मन में ऐसा आता है, इस चीज मन में आता है कि पॉजिटिव चार्ज करना है तो प्रोटॉन्स दे दो, नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स दे दो. ऐसा नहीं होता. प्रोटॉन्स को पहली बात तो न्यूक्लियस से निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इतने टाइटली बाउंड होते हैं बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू. न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे उस चीज़ को हम. तो प्रोटॉन्स को निकालना वैसे पॉसिबल होता नहीं. तो जो भी गेम होता है इस चीज़ में, चार्जिंग में, नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज में, तो गेम कौन खेलता है रियलिटी में, वो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज. तो वही इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और वही इसको नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं. तो इस सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. तो अब हम इस वीडियो में हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज. एक्चुअली वी हैवंट स्टार्टेड आवर चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 वीडियो हो चुकी है. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास. So let's begin from an atom. Suppose this is the nucleus. It is having neutrons and protons and the electrons revolving around the nucleus. So ये कोई सा एटम है. 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास. तो कोई सा एक एटम होगा, एलिमेंट का एटम होगा. तो जस्ट इमेजिन दिस इज एन एटम जिसमें ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं उसको. एक्चुअल में ये न्यूक्लियस इतना बड़ा होता नहीं है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है. चलिए बात आई है तो बता देता हूँ मैं. न्यूक्लियस जो होता है बहुत जो बताने के लिए इतना बड़ा बनाया जाता है, लेकिन होता नहीं एक्चुअल में इतना. So the size of nucleus comparatively to the atom is too small that suppose if there is a football ground and we have placed a football in the center of the ground. So this is the size of the nucleus, and the chairs which are surrounding the football ground, they are we can imagine them as electrons. So just you can समझ सकते हो आप कि जो न्यूक्लियस है कितना छोटा है as compared to electrons. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ऐसी चीज़ें आ रही होगी कि हाँ ग्रेविटेशन की जिस तरीके से अर्थ के आसपास मून घूमता है, सैटेलाइट्स घूमती है, अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वैसे न्यूक्लियस के ऑर्बिट कर रहा. तो पहली बात ये कंसेप्ट गलत होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. जैसे ये अपनी सपोज दिस इज एन अर्थ और यहाँ पे जो सैटेलाइट है जो घूम रही है तो उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं. एक तो ये ग्रेविटेशन में हमने 11th क्लास में वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास द ग्रेविटेशन कंसेप्ट दैट सैटेलाइट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक इस साइड में लग रहा है, और चूंकि सैटेलाइट में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, तो जिस वजह से उस पर इस साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है. तो उसकी वजह से जो सैटेलाइट है वो इधर भी नहीं आ रही है और बाहर भी नहीं जा रही, वो एक सीधी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगता. ऐसा मत समझना कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो तो इन दोनों ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है, इन दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फोर्स. और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा ही होती है, बहुत लाख गुना ज़्यादा होती है. यहाँ पे ग्रेविटेशन कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंसेप्ट लगेगा जो हम देखेंगे इस वीडियो में. तो ये कंसेप्ट ग्रेविटेशन का यहाँ पे लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो स्टेबल भी कैसे हैं. मन में ऐसा आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस जो है. तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ग्रीक फिलोसोफर फिजिसिस्ट का कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल होते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. तो कंसेप्ट अब मन में बच्चों को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है क्वेश्चन
कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते पर्टिकुलर टाइम के आने पर, इस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी वगैरह में। एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्स रहता है वो रिपल्शन का रहता है, वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो मान लीजिए ये स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, और एक इसकी जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल और उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में है स्टेबल, ये हम मान लेते हैं और ये सही होता है एक्चुअल में भी। तो सपोज दिस इज एन एटम, nucleus is positive charge and electron is negative charge, and there would be a separation between them. Suppose this is an outermost orbit of this atom, ये लास्ट ऑर्बिट है अपना, लास्ट शेल। अगर मैं इस लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट से निकाल सकते हैं, इनर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। तो सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से और इलेक्ट्रॉन को मैं इस एटम से कहीं दूर ले गया, तो यहाँ पे हुआ क्या है उस चीज़ को समझते हैं। तो एटम जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, तो एटम जो हो गया है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग निकल गया, वो नेगेटिव चार्ज अलग हो चुका है, वो पॉजिटिव चार्ज ये अलग हो चुका है। हम इसको एक तरह से पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं, क्योंकि आयन ही बोलते, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो हमने दोनों को कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, वो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। प्रोटॉन्स कम नहीं हुए, प्रोटॉन्स उतने ही हैं, बस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम कर दिए मैंने। तो यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में जो है एक फोर्स क्रिएट हुआ है, ये जो एटम है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और सिमिलरली यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को सबसे पहला वही चैप्टर जो फॉर्मूला है हमारा 12th क्लास का, वो कूलम्ब्स लॉ, ये वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में सपोज कुछ डिस्टेंस है r मान लेता हूँ। तो ये कूलम्ब्स ने क्या बोला था कि जो दो चार्ज हैं, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है अभी तक, इससे छोटे चार्ज कुछ हो नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की वैल्यू भी जो होती है सेम होती है, बस साइन अलग अलग होते हैं, ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज वैल्यू है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। हाँ, तो कूलम ने क्या बोला था, कूलम की बात पे आते हैं हम वापस से। तो कूलम ने बोला था कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के चार्ज के Q1 इंटू Q2 अपॉन, और इन्वर्सली होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ग्रेविटेशन फॉर्मूला जैसे ही, ग्रेविटेशन अधिकतर बोलते हैं कि कूलम्स ने ग्रेविटेशन की कॉपी कर ली है, वैसा है नहीं एक्चुअल में, अलग कूलम्स का लॉ अलग है। हाँ, कंसेप्ट वही है। ऐसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन में r²। वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है, और यहाँ पे जो हो रहा है ये हो रहा है इनकी चार्ज की वजह से, दोनों में अंतर है। और ये फोर्स की इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है ये। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जो हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के ऐड हो जाता है, सभी को पता है, इधर लिख देता हूँ। तो कांस्टेंट के हो जाता है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, सब चीज़ हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, तो यहाँ पे जो Q1 है इसका चार्ज है और Q2 जो है उसका चार्ज है। फिलहाल इस एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू की बात करूँ, मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए Q1 और Q2 जो है वो दोनों क्या है, इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। Q1 जो है, सपोज इसको Q1 बोल लेते हैं, तो Q1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है और Q2 की जो वैल्यू वो नेगेटिव वैल्यू है। तो लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का जो है सेम है, क्योंकि प्रोटॉन का भी जो चार्ज है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कंसेप्ट होता है मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है मॉड ऑफ Q1 Q2। तो यहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन वगैरह अपन बात नहीं कर रहे। तो जो वैल्यू होगी फोर्स, इधर इसके लिए, इस प्रोटॉन के लिए इधर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन के लिए इधर फोर्स, अट्रैक्शन के लिए दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात होगी एटॉमिक लेवल पे। अब जनरल लेवल पे हम बात कर लेते हैं। तो सपोज अब इसे इलेक्ट्रॉन, जैसे मुझे इसको चार्ज करना है तो एक दो इलेक्ट्रॉन तो मैं निकाल नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन जब अपन रिमूव करते हैं वो एक्सेस में निकलते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में। अगर उनको चार्ज करना है, मैं अगर हल्का सा भी इसको इंडक्शन के थ्रू अगर रब कॉटन क्लॉथ से, अगर वुलन क्लॉथ से इसको रब भी करता हूँ, तो ऐसे लाखों में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, पहली बात ये। तो सपोज कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट है,
सपोज ये Q1 है और ये है अपना Q2। अभी मैं मैग्नीट्यूड की उनकी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। Q1 का साइन क्या है, पॉजिटिव माइनस कुछ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, Q2 का भी साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सपोज देयर आर टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, so there would be a Coulomb's force, electric force between them, that is Q1 Q2 upon r square, and there is dielectric constant K between them. So if they are Q1 and Q2 they are of opposite sign, मीन्स अगर Q1 पॉजिटिव है और मान लेते Q2 नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इनका बिहेवियर क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। और अगर इन दोनों के साइन सेम है, दोनों माइनस या फिर दोनों प्लस के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो दे विल बी, उनका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, रिपल्शन का होगा। Q2 और Q2 देयर बिहेवियर इन नेचर विल बी, दे विल रिपेल ईच अदर। सो ग्रेविटेशन का जो होता है, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हमेशा अट्रैक्शन ही होता है। ग्रेविटेशन जो फोर्स अपने 11th क्लास में पढ़ा था, उसमें हमें सिर्फ अट्रैक्शन ही देखने को मिलता है, रिपल्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं। लेकिन जो कूलम्स लॉ है, दोनों सेम, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट अलग होता है, यहाँ पे चार्ज काम करते हैं, मास काम नहीं करता इनका। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसमें रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, वो डिपेंड करता है इनके चार्ज के ऊपर, ना ही इनके मास। इनका मास कुछ भी उससे डिपेंड नहीं करता, उनका जो चार्ज है वो डिपेंड करता है क्या है, कितना है। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली बात ये ध्यान रखना इस चीज़ को। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ आवर फर्स्ट और 12th क्लास। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है इसमें कि जो Q1 और Q2 है, ये दोनों जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो कूलम्स की जो डेफिनेशन में जो लिखी हुई लाइन लिखी हुई, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the magnitude of multiply of magnitude and inversely proportional to distance between it। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई कि डिपेंड ऑन द टू देयर पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। यानी जो दोनों Q1 और Q2 है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चार्ज देते हैं हम, किसी भी डस्टर या किसी भी कुछ भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो सकता है उसको चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो Q1 और Q2 है, ये एप्लीकेबल, ये जो कूलम्स का लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों जो होंगे पॉइंट चार्जेस होंगे, यानी पॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ पॉइंट मास के ऊपर ये चार्ज मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मान सकता हूँ, कुछ भी पॉइंट मान सकता हूँ। एक बॉल पेन की जो बॉल होती है उसको मान सकते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने चार्ज दे दिया। यहाँ पे मैं इस को मैं डस्टर नहीं मान सकता। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको डस्टर मानता हूँ, सपोज आई इमेजिन दिस Q1 चार्ज टू बी ए डस्टर, तो होगा क्या यहाँ पे, सपोज मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसकी पूरी सरफेस के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज, ये ऑब्जेक्ट है, सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो होगा क्या इसकी वजह से कि हर पॉइंट की वजह से एक अलग अलग फोर्स क्रिएट होगा इसके ऊपर। अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से अलग फोर्स होगा, यहाँ पे जो है उसकी वजह से कुछ अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस देखो, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस अलग। तो ये जो एक अनयूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे जो होता है हम इनको जो Q1 और Q2 को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। इस टाइप की कंडीशंस भी हम देखेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं आता, यहाँ पे बोल देंगे कि एक रॉड है, मेटलिक रॉड है जिसके अंदर चार्ज प्रोवाइड कर दिया, तो उसकी वजह से क्या फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अभी के लिए जो डेफिनेशन थी कूलम्स लॉ की, वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ये जो Q1 और Q2 हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो यही बेसिक डेफिनेशन है कूलम्स लॉ की। और इसमें नई नई चीज़ें हैं इसके ऊपर बेसिस पे, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।